शादी के 3 साल के बाद हम दोनों को एक बच्चे की इच्छा हुई, पर सारी इच्छाओं के बावजूद मैं 1 और साल तक गर्भवती ना हुई तो हम दोनों चिंतित हो उठे। हमने विचार विमर्श किया और डॉक्टर के पास गए। सबसे पहले मेरी जांच हुई। जांच रिपोर्ट आने के बाद भीतर चल रहे अंतर्दंत को संतुष्टि मिली कि मुझ में कोई कमी नहीं है, अर्थात मैं माँ बनने में सक्षम हूँ। जबकि अजय चिंताग्रस्त हो उठे। उन्हें स्वयं पर संदेह हो गया। उन्होंने अपनी जांच कराने से साफ इनकार कर दिया और ये बात मुझे किसी को भी ना बताने की सख्त हिदायत दे दी। अरुणा, जैसा कि तुम्हारे चेकअप से स्पष्ट हो चुका है कि तुम में कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि मुझ में ही कमी है। तुम माँ बनने में सक्षम हो, पर मैं पिता बनने में नहीं। तभी तो 4 साल हो चुके हमारी शादी को और हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर तुम अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई हो। लेकिन अजय, चेकअप तो सिर्फ मेरा हुआ है, तुम्हारा तो नहीं, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अरुणा, यह बात तो सीधी सी है। अगर तुम में कोई कमी नहीं है और फिर भी तुम गर्भवती नहीं हो पा रही हो, तो कमी मुझ में ही है। फिर चेकअप की क्या ज़रूरत है? अजय ने बिना डॉक्टरी की जांच के खुद के पुरुषत्व पर शक कर लिया था और वह इस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करना चाहता था। शायद पुरुषों की यह समस्या होती है कि वह अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तो अजय बिना किसी जांच के ऐसी बातें कर रहा था। अजय गंभीर व परेशान रहने लगा। मैंने उन्हें एक बार समझाया भी कि आप इतनी भी अपनी जांच करवा लीजिए, यदि कोई कमी निकली तो उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन ये इस प्रकार तिलमिला उठे मानो इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अब तो जब भी कोई इनसे बच्चे के बारे में सवाल करता तो ये बौखला जाते, मानो इनकी चोरी पकड़ी गई हो। एक दिन अजय ने अरुणा से कहा, मेरा छोटा भाई चेतन ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर 15 दिनों के लिए घूमने यहाँ मुंबई आ रहा है, लेकिन इस बीच मुझे कंपनी के काम से 15 दिनों के लिए विदेश जाना है। तुम उसका पूरा ख्याल रखना और उसे अच्छे से मुंबई घुमाना। उसे मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अरुणा ने कहा, बिल्कुल, तुम उसकी चिंता मत करो, आखिर वह मेरा भी तो देवर लगता है। कभी कभी जब सास ससुर चेतन के साथ चले आते तब वे हमसे एक पोता या पोती की इच्छा के बारे में ज़रूर बताते। चेतन से मेरी बहुत अच्छी बनती थी, वह मेरा देवर कम दोस्त ज़्यादा था, लेकिन वह इस बारे में चेतन अकेला ही मुंबई आ रहा था। अजय विदेश जा चुके थे। अचानक कॉल बेल बजी तो मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चेतन को मुस्कुराते देखा। नमस्ते भाभी। चेतन अंदर आकर दीवान पर बैठ गया और बोला, भैया कैसे हैं? सब ठीक है ना? 15 दिनों के लिए आपके भैया विदेश गए हैं। ओहो, भैया भी बिल्कुल भोले हैं भाभी। अरे, इन्हें मुझसे डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि चेतन स्मार्ट है, कहीं फ्लर्ट ना करे। भाभी हंसने लगी और धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को हम दोनों घूमने निकल पड़े तो ये सिलसिला हमेशा के लिए बन गया। देर रात तक हम मुंबई घूमते, होटलों में डिनर लेते, फिर अपने कमरे में आकर सो जाते। चेतन मेरे चंचल स्वभाव से भली भांति वाकिफ था। इस बार उसे मेरी खामोशी विचलित कर दे रही थी। कई बार वह इस कारण चाह के भी न जान सका। एक दिन चेतन बहुत जोर से देने पर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर वह भी परेशान हो उठा। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। अजय विदेश से लौट आए। उनके आने के दिन चेतन अगले दिन लौट गया दिल्ली। जाने के बाद हम सामान्य रूप से रहने लगे। अचानक अगले महीने मुझे एक दिन 3 उल्टियाँ हुईं और कई बार जोरों से चक्कर आया। उन्होंने फ़ौरन डॉक्टर को बुलवाया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर खुशियों की भरा बम फूट पड़ा। मैं गर्भवती थी। ऐसा इतने सालों में अचानक गर्भवती होने का एहसास मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी ऊपर से तो खुश दिख रहे थे, पर अंदर से संशय से घिरे हुए थे। मैंने एक दिन उनके अंदर आए हुए शक को दूर करने के लिहाज से बोला, आप खुश नहीं हैं शादी के? इतने सालों बाद आप पिता बनने वाले हैं। तुम शायद ये साबित करना चाहती हो कि तुमने गर्भवती होने के लिए कोई अनुचित कार्य नहीं किया।
साथ ही मेरी कमी को जानते हुए भी उस पर ज़बरदस्ती पर्दा डालने का एहसान मुझ पर करना चाहती हो। मुझे दुख है कि आपके मन मस्तिष्क में हीन भावना घर कर गई है और ये सब उसी की उपज है। आपके मन में यह भावना घर कर गई है कि आप अधूरे पुरुष हैं। इसमें गलत क्या है? अगर सक्षम होता तो क्या इतने साल कम होते जिसके दौरान तुमने लाख चाहा पर तुम गर्भवती न हुई? फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मातृत्व सुख के लिए अपनी पवित्रता और को दांव पर लगाकर मैं कुछ भूल के आगे बढ़ सकती हूँ? भला तुम्हें कोई सफाई देने की क्या ज़रूरत है? मैंने तो अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं कहा। बात तुमने शुरू की है। सच्चाई तो यही है कि मेरे गर्भ में पल रहा अस्तित्व तो आपका है और उसे अभी अस्तित्व में आना है। न जब 15 दिनों के लिए देश से बाहर गया था तो तुम मेरा भाई 15 दिनों के लिए तुम्हारे साथ यहाँ रहने अकेला आया था। व्यंग से मुस्कुरा दिए। अच्छा, ये अजीब इत्तेफाक है। हाँ, इस इत्तेफाक पर मुझे भी घोर आश्चर्य है, पर इत्तेफाक ये है कि और कुछ नहीं, बकवास कर रही हो तुम। अचानक इनका तेज स्वर हो गया। आप ये क्यों भूलते हैं कि आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया? हो सकता है हम दोनों की कुछ कमियां रही हों जो इन 2 वर्षों में स्वतः दूर हो गई हों, पर ये इत्तेफाक कभी भी मेरे गले नहीं उतर सकता। देखो अरुणा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मैं तुम्हें बच्चे को अपना ही नाम दूंगा। बस तुम ये मान लो कि इसका बाप मैं नहीं, चेतन है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूँगा, पर जो सत्य है उसे मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? तुम जबरदस्ती मुझे दोषी ठहरा रहे हो। अजयहीन भावना से तुम्हारा विवेक खो गया है। मैं सतयुग की सीता तो नहीं कि अग्नि परीक्षा दे सकूं। इसकी भी क्या ज़रूरत है जब सच्चाई सामने है। उसके 15 दिन यहाँ रहने के बाद तुम गर्भवती हुई। क्या इससे बड़ा कोई सबूत है? वक्त गुजरने लगा, हमारे बीच विवाद तूल पकड़ता गया और अंदर ही अंदर दीमक की भांति हमें खाता रहा। सुबह ये उठते और जल्दी ऑफिस चले जाते। डॉक्टर ने मुझे तनावग्रस्त रहने की बजाय खुश रहने की हिदायत दी ताकि बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन दिन ब दिन अधिक तनाव बढ़ता ही जा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। कैसे इनके दिलो दिमाग से हीन भावना और शक का जहर बाहर निकाला जा सके। धीरे धीरे इनकी बेरुखी बढ़ती रही। तब एक दिन उन्हें ऑफिस से जाते वक्त मैंने रोक कर कहा, देखो, तुम बेवजह मुझे क्यों स्वयं की सज़ा दे रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्यों अपने ही हाथों अपना बसा बसाया आशियाना उजाड़ना चाहते हो? ये कैसी हीन भावना है जो आपको अपनी ही वास्तविकता से दूर किए जा रही है? काफ़ी देर तक मैं सिसकती रही और ये शून्य निहारते रहे। फिर न जाने किस भावना से वशीभूत होकर इन्होंने मुझसे कहा, ऐसा करो, तुम दिल्ली चली जाओ। तुम्हें वैसे भी अब आराम की और देखभाल की ज़रूरत है। वहाँ सब लोग हैं, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने इनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं सास ससुर देवर ननद के पास जाने को तैयार हूँ। मैं जैसे सभी की आशाओं का दीप बन बैठी थी। चेतन ने मुझसे एक साथ कई सवाल कर डाले जिसके जवाब मुझे सब कुछ बताना पड़ा था। सुनकर उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। एक समय तो उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि भैया से मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन उसका हृदय भी तृप्त हो गया कि इनकी अनुपस्थिति होने के एक कोने में टीस बनकर चुभ रही थी। बच्चा बिल्कुल इन पर गया था। सास का कहना था कि बच्चा पैदा हुआ है और बिल्कुल मेरे बेटे पर गया है। इस बात से काफ़ी मैं आश्वस्त थी, मानो मेरी परविद्या का सबसे जीवन परिचायक है। घर के लोगों ने फ़ोन पर इन्हें खुशखबरी दी, पर ये बिजनेस का बहाना बनाकर नहीं आए। मैं रो पड़ी। मेरी पीड़ा चेतन से नहीं देखी गई तो वह मुझसे इन्हें साथ लेकर आने का वादा कर मुंबई रवाना हो गया। 2 दिन बाद वह आया, तब वह अकेला और बिल्कुल टूटा प्रतीत हो रहा था। मेरे समीप बैठकर रो पड़ा। भाभी, न जाने वह कौन सी मनूज घड़ी थी जब मैं मुंबई गया था। आपकी पवित्रता पर भैया संदेह कर रहे हैं, लेकिन भाभी आप चिंता मत करो, वो ज़रूर आएंगे। इनके आने की खबर से मेरा दिल एक बार को धड़क उठा। जब ये मेरे कमरे में आए तो इनकी स्थिति देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और चेहरे से बिल्कुल विचलित लग रहे थे। ये पालने में सोए बच्चे को काफ़ी देर तक देखते रहे। इनके चेहरे के प्रभाव को देखते हुए माँ ने कहा, देखो बेटा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है मेरा पोता। इन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते कहा, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आंसुओं की 2 बूंद इनके गालों पर छलक पड़ी। मेरे समीप बैठकर ये फपक उठे, अरुणा मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था।
हीन भावना का शिकार हो गया था। मैं पागल हो गया था जो तुम पर संदेह किया। काश मैं पहले ही अपनी जांच करा लेता, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम्हारी जांच के बाद मुझे अपने आप पर संदेह हो गया था और ये यकीन था कि पिता बनने में मैं अक्षम हूँ। लेकिन परसों मैंने अपनी जांच कराई तो पता चला मुझ में कोई कमी नहीं। डॉक्टर के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पति पत्नी के दोनों के बावजूद सालों साल तक कोई बच्चा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और इत्तेफाक भी। मैंने बहुत दुख दिया है रुना, एक बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मेरी गोद में सिर रखकर ये बच्चों की भांति बिलखने लगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।